एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बेटा, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, लेक्चर नंबर 29। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और इसी से आगे फर्दर हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ दी मास एंड वेट, और फिर इसके साथ हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो जो पिछले लेक्चर के साथ हमने की थी 3.1 एंड 3.2, और उसके साथ आज हम 3.3 जो है वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, हमने पढ़ना है मैस एंड वेट। क्या फ़र्क है मैस में और क्या फ़र्क है वेट में। अक्सर ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट आ जाता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, साथ साथ आप लोगों को समझाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको लिखना है। अच्छा, आप एक सिंपल सी एग्जांपल लो बेटा कि जब आप जाके ये बोलते हो ना कि मुझे 5 kg एप्पल चाहिए, तो वो आप उस 5 kg जो है वो मैस बताते हो उस एप्पल का, वो कितना है 5 kg। ठीक है, इसका मतलब वो टोटल उसका जो मैस है उन एप्पल्स का वो कितना है 5 kg। और वेट क्या है कि जब उन्हीं एप्पल्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन एप्पल्स को किस तरफ खींचती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, फिर वो बनता है वेट। यानी मैस को और वैल्यू ऑफ जी को मल्टीप्लाई कर दे देंगे तो वो बन जाता है वेट। मेरे पास है ये एक ब्लॉक, ठीक है, ये एक मैटर है और आपको पता है मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा, ये मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है। इसका मैस अगर मैं बताऊं ये क्या होगा, इसका मैस जितनी ये वॉल्यूम जो है रख रहा है, ये कितनी जगह घेर रहा है, ये इसका क्या कहला रहा है, मैस। यूँ समझ लो कि मैस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ये किसी भी मैटर की, मैटर कौन सा है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द मैस, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। यानी कोई भी बॉडी उसका कितना मैटर है वो उसका टोटल क्या कहलाएगा, मैस कहलाएगा। अब हम इसी को वर्डिंग में जब लिखेंगे कि व्हाट इज़ द मैस, जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैस इज द मैस is the quantity of matter, mass is the quantity of matter possessed by the body। कोई भी बॉडी कितनी जगह घेर रही है, किस चीज़ की बनी हुई है, वो सारी उसकी क्या कहलाएगी, मैस कहलाती है। लेकिन वेट क्या है बेटा, वेट बॉडी के ऊपर लगने वाली वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ओके बेटा, वेट क्या है, वेट बॉडी के ऊपर लगने वाली वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिससे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। तो बेसिकली जो वेट है वो एक फोर्स है, फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वेट की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स with which earth attracts the body attracts the bodies towards its center।
यानी अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। मैस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, यानी मैटर की जो क्वांटिटी होगी वो उसका क्या कहलाएगी, मैस कहलाती है। लेकिन वेट क्या है, इट इज़ इक्वल टू दी फोर्स, यानी वेट को फोर्स के इक्वल लिया जाता है। वेट इज इक्वल टू दी फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, बेशक वो एक इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई मैसिव पार्टिकल्स हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर पार्टिकल के ऊपर एक्ट होती है। ओके, मैस क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है और साथ साथ बेस क्वांटिटी भी है। तो हम लिख सकते हैं मैस इज ए बेस क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटीज कौन सी है बेटा, 7 बेस क्वांटिटीज जिनके ऊपर बाकी सारी क्वांटिटीज बेस कर रही होती हैं, और वही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनमें मैस भी क्या कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज दी बेस क्वांटिटी। और वेट है डिराइव्ड क्वांटिटी, वेट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। 7 बेस क्वांटिटीज हैं, और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी हैं बेटा, जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं या जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है, डिराइव क्वांटिटीज। मैस बेस क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। थर्ड हम इसका लिख रहे हैं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस सेम रहता है, तो हम क्या लिख रहे हैं, मैस ऑफ ए बॉडी always remain same everywhere। आप कहीं भी चले जाएं, ऑब्जेक्ट का मैस क्या रहता है, सेम रहता है। आप यहाँ पे हों, आपका मैस अगर 40 kg है, आप यहाँ से स्पेस में चले जाओगे, आपका मैस तब भी 40 kg रहेगा। आप यहाँ से किसी और प्लैनेट पे चले जाते हो, मार्स पे चले जाते हो, आप किसी और जगह चले जाते हो, तब भी आपका मैस कितना रहेगा, 40 kg रहेगा। यानी जो जिस ऑब्जेक्ट का मैस है वो उतना ही रहेगा। यहाँ हो, चांद पे चले जाएँ, मार्स पे चले जाएँ, किसी जगह भी चले जाएँ, ऑब्जेक्ट का मैस चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा, मैस ऑफ एनी बॉडी विल रिमेन सेम एवरीवेयर। उसके बाद हम लिख रहे हैं बेटा वेट के बारे में। वेट जो है बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना बेटा, वो हर जगह डिफरेंट होती है, क्योंकि जी की वैल्यू ऑल्टीट्यूड के लिहाज से कम होना शुरू हो जाती है। हम जैसे जैसे अर्थ से ऊपर चलते जाएंगे, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलेरेशन, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अर्थ की सरफेस के ऊपर तो 10 होती है, 10 ms-2, लेकिन जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ चलते जाएंगे, जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर प्लैनेट के ऊपर डिफरेंट होती है। मून के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज होती है, मार्स के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आप स्पेस में चले जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जी इज दी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो इसलिए हम कहते हैं वेट जो है वो बॉडी का चेंज होता है विद ऑल्टीट्यूड। तो हम ये बात लिखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी विल वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जी। तो उसके लिए हम जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ द बॉडी vary from place to place because it depends upon the value of g, because value of g is the gravitational acceleration, vary from place to place। ठीक है, आप इतना पॉइंट भी लिखते हैं तो एनफ होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जी की वैल्यू चेंज होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, इस वजह से जो है वेट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, और ऑल्टीट्यूड के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या होने शुरू हो जाती है, कम होने शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैं लिख रही हूँ, हमने अगर मैथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है, मैथ इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड by symbol
या आप सिंपल जो है बाय एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से या फिर स्मॉल एम से। जो यूजुअली प्लैनेट की मैसेज हैं उनको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन आम ऑब्जेक्ट की मैस को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस साइड पे हम लिख देते हैं बेटा वेट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, वेट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। किस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डब्ल्यू के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट में बेटा मैं लिख रही हूँ मैस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? दैट इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ उसकी अप्रोप्रिएट यूनिट रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट ऑफ द बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यूजुअली टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट होती है। तो इन दैट केस वेट इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी बट मैस इज़ दी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट में हम इनके फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। फॉर्मूला यूज टू फाइंड दी वे मैस, फॉर्मूला यूज to find the mass of the body, फॉर्मूला बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है मैस, तो m किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू F बाय ए। यानी मैस कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ होगा। यहाँ से मैस कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू एम ए एंड m विल बी इक्वल टू F बाय ए। ये फॉर्मूला यूज़ होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द मैस ऑफ द बॉडी। लेकिन वेट के लिए फॉर्मूला चेंज होता है। वेट ऑफ द बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वेट ऑफ द बॉडी इज calculated by the formula W is equal to mg। यानी हम वेट के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? W स्टैंड फॉर वेट, m इज द मास ऑफ द बॉडी और उसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब उस बॉडी का क्या निकल आएगा? वेट निकल आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है वेट के लिए और ये फॉर्मूला यूज़ होता है बेटा मैस के लिए। F इज इक्वल टू एम ए एंड m विल बी इक्वल टू F बाय ए। और अब हम इसके लिख रहे हैं बेटा यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम। मैं केजी लिख रही हूँ, केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम। लेकिन जो वेट का यूनिट होता है दैट इज इन न्यूटन, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि वेट इज ए फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा यूनिट ऑफ वेट इज, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट का यूनिट न्यूटन लेकिन मैस का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। नेक्स्ट बेटा मैं एक और इसका पॉइंट लिख रही हूँ। इस पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि जो मैस है वो किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस से हम मेजर कर सकते हैं। वो फिजिकल बैलेंस भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हो सकता है, वो लिवर बैलेंस भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ बेटा पॉइंट मैस कैन बी measured by any ordinary balance, for example physical balance, लिवर बैलेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आप नीचे लिख सकते हो लेकिन मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ।
ये मैंने बोल दिया बेटा, लेकिन जो वेट है, वेट इज़ ओनली मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट इज़ ओनली मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम सिर्फ जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन मास जो है वो किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस से क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। वो ऑर्डिनरी बैलेंस कौन से हो सकती हैं, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या फिर बीम बैलेंस। ठीक है, ये था बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सारे पॉइंट लिखने हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इनमें से 3 पॉइंट, लेकिन फर्स्ट पॉइंट मस्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट जो है इनकी डेफिनेशन वो लाजमी लिखना है। बाकी पॉइंट में से आप 2 या 3 पॉइंट्स मजीद इसमें ऐड कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये 8 के 8 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मैस क्या है, मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। तो हमने क्या लिखा, मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। व्हाट इज द वेट, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। फिर हमने यहाँ क्या लिखा, मैस इज ए बेस क्वांटिटी, वेट इज ए डिराइव क्वांटिटी। मैस ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम एवरीवेयर। आप कहीं चले जाएं मैस क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट वेट ऑफ द बॉडी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। उसके बाद हमने लिखा मैस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड वेट इज डिनोटेड बाय w, w से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने क्या लिखा बेटा, मैस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला यूज टू फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, F इज इक्वल टू ma एंड m विल बी इक्वल टू F बाय a। उसके बाद हमने लिखा वेट का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द वेट इज W इज इक्वल टू mg। फिर हमने लिखा बेटा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। फिर हमने लिखा इंस्ट्रूमेंट कौन से जिनसे मेजर किया जा सकता है, मास कैन बी मेजर्ड बाय एनी ऑर्डिनरी बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बट वेट इज ओनली मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। यह बेटा मास एंड वेट का डिफरेंशिएट, ये 8 के 8 पॉइंट्स जो हैं वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने होंगे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंतहाई सिंपल है ये लॉ बेटा। न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब किए, जिसमें हमने लेक्चर वाइज जो है फर्स्ट लॉ का डिस्कस किया, फिर हमने सेकंड लॉ का डिस्कस किया, आज हम थर्ड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट लॉ क्या था, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो उसकी कंप्रीहेंसिव डिटेल्स क्या थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इट ऑलवेज रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। क्लियर है। उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की, तो उसमें वो 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। वो कहता है किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और उसके बाद वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ द बॉडी, जिसमें हमने उसकी डेरिवेशन भी की, और डेरिवेशन में हमने क्या कहा कि F इज इक्वल टू ma। क्लियर है। तो ये हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में ये कंप्लीट जो है वो डेरिवेशन कर ली थी, और इसके साथ साथ आज हमने मास एंड वेट, और उसके साथ अब हम पढ़े हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए कि एक्शन क्या होता है एंड रिएक्शन क्या होता है। एक्शन फोर्स क्या है एंड रिएक्शन फोर्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एक्शन फोर्स एंड व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया, बॉल क्या करेगी, ग्राउंड को जाके हिट करेगी। बॉल ने एक्शन लगाया किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। बॉल ने एक्शन किसके ऊपर बेटा जो है वो एक्सर्ट किया ऑन अर्थ।
अब अर्थ ने क्या किया, बॉल के ऊपर एक और फोर्स लगाई दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो एक्शन फोर्स के इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसकी ऑपोजिट होगी। तो इसलिए अर्थ फोर्स लगाएगी बॉल के ऊपर तो बॉल क्या होती है, बाउंस बैक होती है। फिर क्या होता है, वो एक खास हाइट तक जाएगी, फिर वो नीचे जाती है और फिर बाउंस बैक होती है, फिर नीचे जाती है, फिर बाउंस बैक होती है, अनटिल जो है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है और फिर फाइनली वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हुई कि जो बॉल ने फोर्स लगाई है अर्थ के ऊपर दैट इज द एक्शन फोर्स, और जो अर्थ ने उस बॉल को बाउंस बैक किया है दैट इज द रिएक्शन फोर्स। यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, पहली बॉडी ने जो फोर्स लगाई दूसरी बॉडी के ऊपर वो कहलाएगी एक्शन फोर्स, और दूसरी बॉडी ने जो पहली वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है वो क्या कहलाएगी, रिएक्शन फोर्स। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा कि हमारे पास है एक टेबल, टेबल के ऊपर हमने रखी एक बुक, ये है जी एक बुक, और इस बुक का जो वेट है, weight of the book is always acting in downward direction because force of gravity किस तरफ effect होती है, towards the earth center। अब ये जो इसका weight है ये action force होगी, ये कौन सी फोर्स होगी बेटा, एक्शन। यानी बुक ने जो टेबल के ऊपर जो वेट एक्ट हो रहा है उसका वो क्या है, एक्शन फोर्स। और अब क्या है, इस टेबल ने इस बुक के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, लेकिन ये इक्वल किसकी होगी, इस वेट के, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल इस बुक का वेट जो है 40 न्यूटन है, अब जो इसकी टेबल इसके ऊपर एक और फोर्स लगा रहा है वो फोर्स की बी वैल्यू होगी 40 न्यूटन, ठीक है, और इसको रिएक्शन फोर्स बोला जाएगा, और इसको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है यूजुअली। जो बुक ने फोर्स लगाई वो क्या है, एक्शन फोर्स, और ये एक्शन क्या होगा, उसका वेट, और जो टेबल ने बुक के ऊपर फोर्स लगाई है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स, और उसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेट किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा इस केस में। तो तभी बॉडी जो है वो स्टेबल है, रेस्ट पे है, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये हमने एक एग्जांपल ली बेटा। दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक एयर फिल्ड बैलून है। ये एयर फिल्ड बैलून जो है इसके अंदर क्या चीज़ है, एयर। अब हम जैसे ही इसको बेटा यहाँ से रिलीज करते हैं, एयर जो है वो एग्जॉस्ट होती है इस डायरेक्शन में, और रिएक्शन के तौर पे, यानी ये एक्शन फोर्स हो जाएगी, और रिएक्शन के तौर पे ये बैलून किस तरफ जाता है, आगे की तरफ। ये एक्शन फोर्स होगी और ये क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। तो अब जो एयर थी वो पुश हुई बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बैलून किस तरफ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ भी बेटा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर जो है हमेशा जो एक्ट होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। पेयर का मतलब क्या है कि एक्शन फोर्स होगी तो रिएक्शन फोर्स क्रिएट होती है। अब इसने एयर ने एक्शन फोर्स लगाई है तो रिएक्शन के तौर पे बैलून किस तरफ गया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह बेटा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एक कैनन जो है, कैनन बॉल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कैनन जो है ये इसका एक कैनन बॉल है, हमने इसको फायर करना है। इस कैनन में हमने इसको कैनन जो है बॉल को फायर करना है। अब ये मैं लिख रही हूँ बेटा कैपिटल M जो है दैट इज द मास ऑफ द कैनन, और जो यहाँ कैनन बॉल है उसकी मास को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये कैनन है, कैनन को जब फायर किया जाएगा तो ये कैनन की बॉल आगे की तरफ मूव करती है, यानी उसमें से जो गोला है वो फायरिंग के बाद किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन के तौर पे ये गन किस तरफ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन फोर्स इस गन को किस तरफ धकेलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स क्या होगी, रिएक्शन, और एक्शन ये होगी, यानी एक्शन के तौर पे ये कैनन बॉल आगे की तरफ मूव किया, और रिएक्शन के तौर पे ये जो गन है या कैनन है उस किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आप जब फायरिंग करते हो
किसी भी गन से, तो आप अपने कंधे पे जब रखते हो उस गन को और आप फायर करते हो तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन आपने के कंधे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक झटका लगता है और उसके साथ साथ जो गन होती है वो किस तरफ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब रीजनिंग क्या है बेटा कि जो बुलेट थी उसका मास बहुत कम था लेकिन वेलोसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, और सेम जो है उसकी जो फोर्स होगी उसकी ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है किसके ऊपर, उस गन के ऊपर। गन का मास जो है वो ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इन दैट केस वहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो बुलेट का मास कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन गन का मास ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। लेकिन वहाँ पे दोनों जो फोर्सेस लगाई जा रही हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। सिमिलरली बेटा हम जो बात कर रहे हैं रॉकेट प्लेन की, उस केस में भी सेम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर की फॉर्म में एक्ट होते हैं, और रॉकेट जो है उसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट की जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इन दैट केस जो है रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत सारी गैसेस को बर्न किया जाता है और बर्न करने के बाद ये गैसेस रश आउट होती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी एक्शन फोर्स, और रिएक्शन के तौर पे ये रॉकेट प्लेन किस तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये होगा बेटा एक्शन फोर्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन फोर्स होगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, और हमेशा पेयर की फॉर्म में एक्ट होते हैं। तो यहाँ पे गैसेस जो है वो बर्न होने के बाद रश आउट हुई हैं, ये इसने एक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई की है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगी किसके ऊपर, रॉकेट प्लेन के ऊपर, और रिएक्शन के तौर पे रॉकेट किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी रॉकेट जो है वहाँ भी अप्लाई हो रहा है कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप यहाँ पे अगर खड़े हो, स्टिल फॉर्म में हो, आप किसी बेंच पे बैठे हो, वहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। आप किसी बेंच पे बैठे हुए हो, आपका वेट एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस बेंच पे जहाँ आप बैठे हुए हो उसके आपके वेट के इक्वल बेंच आपके ऊपर फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी स्टिल है, रेस्ट पे है, वहाँ भी अप्लाई हो रहा है कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम अर्थ पे वॉक करते हैं, वहाँ भी अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो किस तरह बेटा, आप अपने पाँव से बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़मीन को जो है वो फोर्स लगाते हो, और अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आप आगे की तरफ मूव करते हो। यहाँ एक बात याद रखने वाली है बेटा, एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होते, रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यानी एक्शन एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा एंड रिएक्शन सेकंड बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आपने वॉक की अर्थ के ऊपर, जैसे इसको अगर मैं पिक्चर के मुताबिक दिखाऊं बेटा, ये है मेरे पास ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, तो ये उसके पाँव हैं। तो इन दैट केस वो अपने पाँव से इस अर्थ को किस तरफ धकेलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एक्शन फोर्स कहलाएगी, और अर्थ इसको रिएक्शन के तौर पे किस तरफ बेटा मूव कराती है, आगे की तरफ। तो ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। यानी इस पर्सन ने अप्लाई की एक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई की गई, जिससे ये पर्सन किस तरह मूव किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्शन किसके ऊपर एक्ट हुआ, अर्थ के ऊपर, और रिएक्शन किसके ऊपर एक्ट हुआ है, इस पर्सन के ऊपर, और पर्सन किस तरह मूव किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली हम हॉर्स एंड कार्ट की एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक हॉर्स के साथ एक कार्ट जो है वो बंधा हुआ है, तो इन दैट केस हॉर्स अप्लाई कर रहा है एक्शन कार्ट के ऊपर, और साथ साथ वो अपने पाँव से किसके ऊपर एक्शन अप्लाई कर रहा है, वो अर्थ के ऊपर एक्शन अप्लाई करता है, और अर्थ उस जो है हॉर्स के ऊपर रिएक्शन अप्लाई करेगी। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम जब स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो उसकी स्टेटमेंट में हम लिखते हैं टू एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, to every action there is always equal but opposite reaction.
according to Newton's third law of motion, to every action there is an equal but opposite reaction। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा जिसकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और दूसरी बात इसमें याद रखने वाली क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ये था बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने बैलून की एग्जांपल ली, जिसमें हमने कैनन की एग्जांपल ली, जिसमें साथ साथ हमने रॉकेट की एग्जांपल ली, बुक की एग्जांपल ली। इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो कोट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने स्टेटमेंट के साथ वन एग्जांपल जो है वो मस्ट होगी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप फिर सारी एग्जांपल साथ साथ लिखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब बेटा हम साथ ही एग्जाम्पल करते हैं। 3.3 एग्जाम्पल जो हमारी रह गई थी, और उसके साथ एक छोटा सा क्विज़ है इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्विज़ पहले कर लेते हैं, चलेंगे। वो कहता है कि क्विज़ है बेटा 64 पेज पे, बुक के 64 पेज पे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा क्विज़ है। आपने जस्ट अगर टॉपिक समझ लिया है तो ये क्विज़ सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा। आपने सिर्फ इमेजिनेशन करनी है कि क्या हो रहा है। वो कह रहा है स्ट्रेच योर पाम एंड होल्ड ए बुक। आप अपनी हथेली को यूँ फैलाइए और होल्ड कीजिए एक बुक, ठीक है, यूँ होल्ड करें। और फिर वो क्वेश्चन आगे करता है, हाउ मच फोर्स यू नीडेड टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग। आपने स्ट्रेच की अपनी पाम, ये बुक आपने अपनी इस पाम पे रखी, और वो कहता है क्वेश्चन क्या है कि आप कितनी फोर्स लगाएंगे इस बुक को नीचे गिरने से बचाने के लिए। मैं कितनी फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगी, जितना इस बुक का वेट होगा, डाउनवर्ड इसका जितना वेट है, मैं अपने हाथ से इतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये गिरने से बच जाएगी। अगर मैं अपने हाथ से उतनी फोर्स नहीं लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल टू वेट हम अगर अपने पाम से फोर्स लगाएंगे इस बुक के ऊपर तो देन इट विल प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्या है बेटा, व्हाट इज़ द एक्शन। जो बुक का वेट है दैट इज़ द एक्शन। जो मेरी हथेली का जो फोर्स होगा दैट इज़ द रिएक्शन। जो मेरी पाम का फोर्स होगी दैट इज़ द रिएक्शन। यानी ये बुक है, बुक को मैंने यहाँ पे रखा, जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो क्या होगी, रिएक्शन। जो बुक मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है जो कि इक्वल टू वेट है दैट इज़ द एक्शन फोर्स। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है इज़ देयर एनी रिएक्शन, इफ़ येस देन व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन। वो कहता है क्या यहाँ कोई रिएक्शन है, अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। येस देयर इज़ दी रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा बेटा, वेट एक्शन है तो रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि मेरी जो पाम है उसका रिएक्शन होगा, और मैं जो फोर्स लगाऊंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वेट डाउनवर्ड, और जो पाम आपके इसके ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। और वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। यानी इस बुक के वेट के इक्वल ही फोर्स लगाई जाएगी तो फिर वो प्रिवेंट होगी फ्रॉम फॉलिंग। ये 3 क्वेश्चन से जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज था बेटा, ये मैंने अभी आप लोगों को साथ डिस्कस कर दिया। अब एग्जाम्पल है 3.3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम। और ये है, एक साइक्लिस्ट ऑफ मैस 40 kg exert a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square. How much is the force of friction between the road and the tire? आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है बेटा। क्वेश्चन में उसने आपको बताया है साइक्लिस्ट का मैस है 40 kg और 200 की फोर्स अप्लाई की जा रही है। जो अप्लाइड फोर्स है बेटा वो 200 न्यूटन है, और बॉडी का मैस है 40 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, यानी कि साइक्लिस्ट जब फोर्स अप्लाई करेगा, जो अप्लाइड फोर्स होगी उसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। जो आपके पास है बेटा नेट फोर्स उसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये 3 फोर्सेस हैं, हम उनकी नोटेशन थोड़ी चेंज करेंगे। एग्जाम्पल है बेटा 3.3, एग्जाम्पल 3.3, बुक का पेज नंबर है जी 62, बुक
पेज नंबर 62। गिवन डाटा में बेटा मास ऑफ साइक्लिस्ट कितना है 40 kg, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है जी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसने फोर्स जो अप्लाई की है दैट इज जी 200 न्यूटन। हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नेट फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि 3 फोर्सेस इकट्ठी होगी। ये है बेटा जो आपने फोर्स अप्लाई की, साइक्लिस्ट ने जो एक्सर्ट की है अप्लाइड फोर्स, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया। अब नेट फोर्स जो होगी ना उसको मैं f से रिप्रेजेंट करूँगी, तो नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी उसको f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f किसकी इक्वल होता है बेटा ma की इक्वल, तो f विल बी इक्वल टू मास है जी 40 kg, एक्सेलरेशन है जी 3, ये आपके पास आ जाएगा 120 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई। अब आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, तो नेट फोर्स इक्वल टू होती है बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेट फोर्स कितनी है जी 120 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स ही बेटा 200 न्यूटन, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब इसको फाइंड आउट करना है बेटा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर प्लस हो जाएगी, आप f को इधर ले आइए और 120 न्यूटन को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन माइनस 120 न्यूटन, माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी बेटा 80 न्यूटन, तो रिजल्ट क्या लिखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड, रिजल्ट आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 80 न्यूटन, रोड एंड टायर इज 80 न्यूटन, ठीक है। ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बॉडी का मास, साइक्लिस्ट का मास है 40 kg, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। अगर वो अप्लाई कितनी फोर्स करता है 20 न्यूटन। जब उसने फोर्स अप्लाई की है ना बेटा तो हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवरकम होती है और फिर फाइनली इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो नेट फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, और नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स हमारे पास कितनी गिवन थी 200 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया है, और नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट की थी कितनी है 120 न्यूटन। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा इक्वेशन के उस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, यहाँ साइन माइनस था, ये मैंने 200 लिखा, और ये इस साइड पे प्लस ही इक्वेशन की साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 80 न्यूटन। 80 न्यूटन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड बिटवीन दी रोड एंड दी टायर। क्लियर है बेटा, ये था आज का लेक्चर हमारा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, मास एंड वेट पढ़ा, उसके साथ हमने ये एक एग्जांपल की है, इसको अच्छा से लर्न कीजिए और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।